हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग। उसी सीरीज के अंतर्गत आज उसका पार्ट 13 लेकर आए हैं। इसमें भी हम लोग संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस राज्य से हुआ। तो दोस्तों, भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ किया गया था वो राजस्थान से किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, राजस्थान। राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां पर इसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर। डेट भी आप याद रखिएगा दोस्तों, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को, 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये 1993 में इसको लाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9, दोस्तों भाग 9, ठीक है, भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। ठीक है, 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में, और ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है 73वें संशोधन के द्वारा। और जो पंचायती राज का ढांचा है दोस्तों वो त्रिस्तरीय ढांचा है। ठीक है, यानी पंचायती राज जो है, राज व्यवस्था, वो 3 स्तर पर काम करती है। पहला है दोस्तों ग्राम स्तर। ठीक है, ग्राम स्तर पे जो है ये ग्राम पंचायत होती हैं। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्रखंड स्तर। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या आता है, प्रखंड स्तर, और इसके अंतर्गत पंचायत समिति होती है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों जिला स्तर। ठीक है, जिला स्तर, और इस जिला स्तर के अंतर्गत जिला परिषद होती है। यानी पंचायती जो राज व्यवस्था है वो 3 त्रिस्तरीय ढांचे पर काम करती है। और त्रिस्तरीय ढांचा कौन कौन सा है, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत भंग होने पर कितनी अवधि में निर्वाचन आवश्यक है। यानी एक बार अगर पंचायत भंग हुई तो अगली जो पंचायत है उसका जो निर्वाचन किया जाता है वो कितनी अवधि के अंदर कर लेना चाहिए, कंपलसरी है। तो इसका सही आंसर है 6 माह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी पंचायत को चुनना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित समिति कौन सी हैं। तो दोस्तों, पंचायती जो राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो समितियों का गठन किया गया वो कौन कौन सी हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अशोक मेहता समिति, ये भी सही है। LM सिंघवी समिति, ये भी सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो समितियां दी हुई हैं, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में बनाई गई थी दोस्तों। 1957 में इसका बनाई गई थी, गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। अशोक मेहता समिति जो है दोस्तों 1977 में बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, 1977 में। और LM सिंघवी समिति जो है वो 1986 में बनाई गई थी, 1986 में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट समिति है जो पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, वो है PVK राय समिति। ठीक है, वो 1985 में उसका गठन किया गया था। तो ये चारों समिति आप याद रखिएगा, ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 74वां संविधान संशोधन जो है ये भी 1993 में लाया गया दोस्तों। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसके द्वारा दोस्तों संविधान में भाग 9 का, ठीक है, और 12वीं अनुसूची,
जोड़ी गई दोस्तों। ठीक है, संविधान में भाग 9 का और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। उसके उसके द्वारा क्या किया गया था, संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और इसके द्वारा भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो दोस्तों नगर निगम की स्थापना सबसे पहले की गई थी मद्रास में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, मद्रास में 1687 में। दोस्तों सन ध्यान से देखिएगा, 1687 में ही मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस लोकसभा सत्र की स्थिति त्रिशंकु संसद की थी? तो दोस्तों पहले तो ये टर्म जो लिखा हुआ है त्रिशंकु संसद, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि त्रिशंकु संसद होती क्या है। जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में जो सरकार बनती है या जो संसद चुनी जाती है वो कहलाती है त्रिशंकु संसद। यानी जब जो भी मान लीजिए 3-4 राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और मिलीजुली सरकार बनती है तो त्रिशंकु संसद की स्थिति बनती है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो 9वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा और इसके साथ साथ दोस्तों जो 12वीं लोकसभा थी उसकी स्थिति भी जो है वो त्रिशंकु संसद की थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंगु सत्र की व्यवस्था किस देश में है? दोस्तों पंगु सत्र को इंग्लिश में कहते हैं लेम डक। ठीक है, लेम डक, लेम डक LAMEDUCK, लेम डक सेशन। ठीक है, तो पंगु सत्र क्या होता है कि एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल को में संपन्न होने वाला सत्र होता है वो कहलाता है पंगु सत्र। यानी एक विधानमंडल का जो कार्यकाल है, ठीक है, उसके बाद जो अगला विधानमंडल चुना गया उसके बीच जो सेशन किए जाते हैं वो होते हैं लेम डक सेशन या पंगु सत्र। ठीक है, पंगु सत्र को ये ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, लेम डक। कभी कभी वहाँ पर हिंदी में नहीं पूछता है, लिखा होगा लेम डक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। लेम डक सेशन जो है वो कहलाता है पंगु सत्र और ये व्यवस्था केवल और केवल अमेरिका के संविधान में दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, अमेरिका। ठीक है, पंगु सत्र की व्यवस्था अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यायपालिका को प्राप्त है शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रिट का शाब्दिक अर्थ यह है सशरीर प्रस्तुत करो? तो दोस्तों ऐसी कौन सी रिट है जिसका मतलब होता है कि सशरीर प्रस्तुत करो? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं अधिकार प्रछा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ये चारों जो हैं एक प्रकार की रिट हैं जो न्यायालय अलग अलग स्थिति में यूज करता है। ठीक है, तो सशरीर प्रस्तुत करो अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो नागरिकों के लिए जो आर्थिक न्याय की सुनिश्चित करता है वो करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर है इसका। आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य सरकारें ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं एक बार, लोकसभा अध्यक्ष, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वित्त आयोग के अध्यक्ष, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में आती है। इन तीनों की नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो किया जाता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो दोस्तों, जो नागरिकता निर्धारित के लिए शर्तें निर्धारित की जाती हैं वो निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? संसद। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, संसद। जो भारत की संसद है उसके पास ये अधिकार है कि वो ये निर्धारित करे कि नागरिकता किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। उसके लिए शर्तें संसद निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारतीय संसद के अंतर्गत जो समिति है लोक लेखा समिति, उसका अध्यक्ष किसको चुना जाता है? सदैव विपक्षी दल का नेता ही उसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, लोक लेखा समिति में पहले लोकसभा सदस्यों के अंतर्गत ही एक अध्यक्ष चुना जाता था, ठीक है। लोकसभा के सदस्य तय करते थे कि अध्यक्ष किसको बनाना है अपने सदस्यों के अंदर ही, ठीक है। लेकिन एक बार विपक्षी दल के नेता को चुना गया, उसके बाद से पता चली आ रही है, ठीक है। इसका सन कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नेता चुना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जो शून्यकाल है उसका अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। प्रश्नकाल के पहले का समय, ये नहीं है, गलत ऑप्शन है ये। सत्र के समापन से पहले का समय, ये भी गलत ऑप्शन है दोस्तों। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, दोस्तों ये एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जो प्रश्नकाल होता है और उसके बाद जो अगली कार्यसूची है उसके बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। एक्चुअली ये संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। इसमें होता क्या है, जो प्रश्नकाल है, क्वेश्चन आवर होता है स्टार्टिंग का 1 घंटा सत्र का, उसके बाद वो जो है लंच का टाइम हो जाता है, ठीक है। और जो लंच का टाइम होता है उसमें जिस सदस्य को क्वेश्चन पूछने होते हैं या कुछ मैटर रखना होता है वो रखता है, उसी को शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों, कौन सा प्रशासन की विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शून्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? तो दोस्तों, लोकसभा को पहले कहते थे हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो उसको लोकसभा का नाम कब दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1954 में। जो हम प्रेजेंट टाइम पर जिस संसद के सत्र को हम लोग लोकसभा कहते हैं, ठीक है, उसको पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था और उसको 1954 में लोकसभा हम लोग के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति या कोरम क्या है? दोस्तों, किसी भी लोकसभा की जो बैठक होती है, ठीक है, भारत में जो लोकसभा है उसकी बैठक करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति या कोरम यहाँ पूछ रहा है। तो ये होता क्या है? अपेक्षित गण पूर्ति का मतलब होता है कि वह मिनिमम सदस्य संख्या जो किसी लोकसभा को आयोजित करने के लिए अपेक्षित होती है, यानी कम से कम कितने सदस्य जो हैं वो होने चाहिए जो लोकसभा की बैठक की जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1/10। टोटल सदस्य संख्या का 1/10 वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, ठीक है, तभी लोकसभा को आयोजित किया जा सकता है या उसका सेशन बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल और केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, केवल लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है वो दी गई है न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, न्यायपालिका। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको आगे शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक